आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि ग्रहों का कारकत्व जैमिनी ज्योतिष के आधार पर। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है ग्रहों के जो 7 प्रकार के कारकत्व हैं उसके बारे में। आत्मकारक, अमात्य कारक, मातृकारक, भ्रातृकारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक एवं कलत्र कारक। इनका कारकत्व का निर्धारण कैसे होता है हम लोगों ने पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा एवं समझने का प्रयास भी किया। आत्म कारक जो होता है वह लग्न का प्रतिनिधित्व करता है। अमात्य कारक धन का प्रतिनिधित्व करता है। हम लोगों ने चर्चा यह किया था कि सभी व्यक्ति अपने अमात्य कारक ग्रहों को पहचाने, साथ ही संबंधित ग्रहों की पूजा व्रत इत्यादि करें ताकि धन समृद्धि इत्यादि की वृद्धि हो। जो भ्रातृकारक ग्रह होते हैं वह बल का, प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। जो मातृकारक होता है वह चौथे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। जो पुत्र कारक होता है वह पुत्र का, विद्या का प्रतिनिधित्व करता है। जो ज्ञाति कारक होता है वह हमारे कष्टों का प्रतिनिधित्व करता है। और जो सातवां जिसका अंशात्मक मान सबसे कम होता है वह हमारे जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। हम लोगों ने कल की कक्षा में यह भी पाया, पिछली कक्षाओं में, कि ज्ञाति कारक ग्रह हमें कष्ट देते हैं, समस्याएं देते हैं और व्यक्ति काम भी संभवतः इन्हीं से संबंधित करता है अधिकांशतः व्यक्ति। अब इसका फलादेश में उपयोग हम लोग कैसे करें? जैमिनी ज्योतिष में राशियों की दशाएं चलती है। अब जिस व्यक्ति की यहाँ पर कुंडली दिख रही है, सिंह लग्न की कुंडली है, इनके ज्ञाति कारक चंद्रमा है और यह किस तत्व में बैठे हुए हैं? स्थिर तत्व, स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। स्थिर राशि में बैठे हुए ग्रह राशियों की दृष्टि से ही देखते हैं। तो स्थिर राशियां किसे देखती है? स्थिर राशियां अपने से पिछली चर राशि को छोड़कर शेष सभी चर राशि को देखती है। तो अब यहाँ पर देखा जाए 11 नंबर राशि में चंद्रमा है तो ठीक पिछला यह 10 नंबर की राशि को छोड़कर शेष 3 राशि 1, 4, 7 इन्हें देखेगी। यानी कि चंद्रमा किसे देखेगा? नवम भाव को भी देख रहा है। चंद्रमा 12वें भाव को भी देख रहा है। चंद्रमा तीसरे भाव को भी देख रहा है जैमिनी ज्योतिष के आधार पर। अब इसका दशाओं में कैसे उपयोग हम लोग कर सकते हैं? दशाओं से संबंधित यदि हम लोग फलादेश करें तो कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने यह समझा कि यह समस्याएं देते हैं। अभी जिस व्यक्ति की कुंडली है इनकी महादशा, चर महादशा जो है वह मीन राशि की चल रही है। अगर हम मीन राशि से फलादेश करें तो नियम यह हमारे गुरुजनों ने बतलाया है कि चर राशि की जब महादशा देखनी हो तो जिस राशि की महादशा चल रही हो उसको लग्न मान ले। उसको क्या माने? लग्न माने। लग्न मान ले। तो यदि हम इसे लग्न मानते हैं तो यह दूसरा भाव हुआ, यह तीसरा हुआ, यह चौथा हुआ, यह पांचवा हुआ, यह छठा हुआ, यह सातवां हुआ, यह आठवां हुआ, यह नौवां, यह 10वां, यह 11वां और यह 12वां हो गया। तो ओवरऑल किसी भी ग्रहों का या राशियों का जो महादशा होता है यह लंबे समयों का होता है। कितने दिनों का होता है? तो काफी लंबे समयों का होता है। और लग्न महादशा स्वामी, महादशा राशि जो होती है उसको आधार मानकर किया जाता है। तब यहां से देखा जाए यह दूसरा भाव हुआ। दूसरा भाव धन का होता है या संग्रह का होता है, आय का नहीं होता।
जमा पूंजी का होता है कि हमारे आय का बचत कितना है, यह दूसरा भाव दर्शाता है। तो जब से यह मीन राशि की महादशा चली है, कुछ न कुछ जो पहले, उससे पहले जो मीन राशि की जो महादशा चली थी, आप उस समय का भी आकलन करें, जो उससे पहले जो बचत होता था उसमें कमी आई है। एक हल्का फुल्का कुछ ना कुछ कमी आई है, विशेष रूप से तो प्रभाव अंतरदशा का देखा जाता है। अब यहाँ जो मीन राशि की जो महादशा है, इससे पांचवें भाव पर भी दृष्टि है। पांचवा भाव अपना स्वयं का विवेक का होता है। तो यह भी आप पाते हो कि जब से मीन राशि की महादशा चली है, तब से ओवरऑल पूर्व के समयों में जो समस्याएं आती थी, तो आपका विवेक जितना काम करता था उसमें कुछ कमी आई है। आठवां भाव, अब यहाँ मीन राशि की बात की जाए तो यहाँ से आठवें भाव पर भी यह ज्ञाति कारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। आठवां भाव लंबी बीमारियों का होता है। ऐसी बीमारी, आठवें भाव से संबंधित जो बीमारी होते हैं, देखे जाते हैं, उसे लंबी बीमारी भी कहे जाते हैं। और दवा खाते रहो, काम करते रहो, ऐसी भी होती है। अब वह बीमारी कष्टदायक होगी, कैसा होगा, वह तो पूरी कुंडली की विश्लेषण की बात होती है। तो ओवरऑल तो यह महादशा का हम लोगों ने प्रदेश किया। अब हम लोग अंतरदशा का भी प्रदेश करते हैं। अभी वर्तमान में यह जनवरी से ही चल रहा है, तो करीब 2 महीने तो व्यतीत हो ही गए। तो 2 महीने से क्या लगभग प्रभाव पड़ रहा है, यह भी थोड़ा आकलन हो ही जाएगा। क्या उससे पहले 2 महीने पूर्व से क्या था या नहीं था। तो अंतरदशा मकर राशि की चल रही है। अब मकर राशि को हम लोग एक मान लें, लग्न इसे माने एक, तब यह 2 हो जाएगा, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, यह 7, 8, 9, 10। अब मकर राशि से चौथे भाव में पर भी चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव हमारा घर है, चौथा भाव हमारा माता है, चौथा भाव हमारे घर की सुख शांति है, मन की शांति भी है, मन की स्थिरता भी है। अब एक भाव से कई प्रश्नों का विचार होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि भाव से संबंधित सभी प्रकार के विषय वस्तुओं की हानि हो, यह संभव नहीं होता। अब उस भाव से संबंधित बुरे फल मिलना है, ठीक है, लेकिन अब उस भाव से संबंधित ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। उस प्रश्न के आलोक में जो ग्रह होते हैं, उस ग्रह में जो खराब होगा, उससे संबंधित समस्याएं कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी। चाहे मन का अस्थिरता होना भी चौथे भाव का ही होता है। अस्थाई संपत्ति कुछ हम बढ़ाना चाह भी रहे हैं, सब कुछ है, पैसे है या स्थितियां बन भी पा रही, लेकिन कोई ना कोई कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे इस अस्थाई संपत्ति में वृद्धि करने जा रहे, नहीं हो पा रहा। सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का भी होता है। सातवां भाव सहयोग का भी होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दाम्पत्य जीवन में ही समस्याएं आएगी, हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आ सकती है। परंतु हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि आपके कार्यों में वृद्धि हेतु जिस प्रकार का सहयोग लोगों के द्वारा आज से 2-4 महीने पहले पूर्व में हो जाया करता था, आज के समय में कुछ सहयोग कम मिल पा रहा है, या सहयोग का कोई भरोसा भी दे दे रहा है, परंतु सहयोग नहीं कर पा रहा है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं। दूसरा, अब यह मकर राशि से 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव हमारा कार्य क्षेत्र है, जहां पर हम काम करते हैं। 10वां भाव मान मर्यादा का भी है। कार्यों में समस्याएं आना, या ऐसा कोई काम हो जाना जिससे अपनी
मर्यादा थोड़ी धूमिल होती हो, चाहे वह काम किसी के माध्यम से हो जा रहा हो या कोई कर दे रहा हो, जब पूरी कुंडली रहती है तो व्यक्ति पूरा विश्लेषण कर पाता है कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या समस्याएं हो सकते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने महादशा एवं अंतरदशा दोनों को आलोक लेकर से समझने का प्रयास किया। क्या यह आपके कुंडली पर जो अभी चर्चा हुई लगभग कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है? 50% या उससे अधिक? गुरुदेव 50%। ठीक है। तो अभी केवल एक चंद्रमा को आधार मानकर हम लोगों ने प्रदेश किया। हो सकता है कि अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण केवल एक ग्रह चंद्रमा, ऐसी बात तो नहीं है कि यहाँ जो चंद्रमा की जो मीन राशि की जो हमने यहाँ यहाँ जो 11 नंबर की राशि जो स्थिर राशि है, इसकी दृष्टि मेष राशि पर पड़ी, इसका 12वें भाव पर भी पड़ रहा है, तीसरे भाव पर भी पड़ रहा है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। हो सकता है जी कि गुरु जी। बुरे प्रभाव पड़ रहे होंगे तो और इन गुणों में ज्यादा वृद्धि होगा, या हम जो कह रहे हैं यह पूरा प्रभावी नहीं हो पा रहा होगा, आधा ही हो रहा होगा, इसलिए कि कहीं हो सकता है कि कहीं वह भाव शुभ ग्रह से प्रभावित हो, यह भी हो सकता है। इसलिए तो केवल एक ग्रह एक राशि को जब आधार मानकर प्रदेश किया जाता है तो संभवतः आधे तक ही हम लोग पहुंच पाते हैं, या आधे से थोड़ा प्लस हो जाता है। तो अब हम यह पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को हमने कल कहा था कि कल की कक्षा में सभी सदस्य अपने चर महादशा स्वामी को नोट करें और उनका समय भी नोट करें, वर्तमान में किस राशि की अंतर्दशा चल रही है उसको भी नोट करें, और अपने ज्ञाति कारक को भी नोट करें। तो कायदा यही है। तो जिस कायदे से हम लोगों ने इस कुंडली पर लगाने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, क्या आप लोग भी अपने कुंडली पर कोई सदस्य लगाए हैं? यदि लगाए हैं